नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर पाते हैं। वैसे तो जहाँ तक हम लोग आज सभी अवेयर हैं कि सर आज सैटरडे है तो आज वीकली रिवीजन होना चाहिए, लेकिन चूंकि आज 30 तारीख भी है, कल संडे हो जाएगा और 1 तारीख को पूरे मंथ का कंपाइलेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज जो अपना हम लोग रेगुलर वाला पढ़ते हैं वो पढ़ लिया जाए, ताकि परसों तो अब हम लोग पूरे मंथ का रिवीजन करेंगे ही करेंगे, तो जो पूरे मंथ का रिवीजन होगा उसमें ये पूरा वीक कवर हो जाएगा। तो इसलिए आज हमने क्या किया कि आज हमने बदल दिया कि आज वीकली सैटरडे को न करा करके और बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज तो सबसे पहले कई भाई बहन लिख भी रहे हैं और ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, राजस्थान दिवस एक बहुत ही अभिन्न अंग भारत का, मैं तो यूं कहूं भारत का राजा प्रदेश, जिसने भारत को हमेशा गौरवान्वित किया है और आगे भी करता रहेगा, राजस्थान। तो आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 30 मार्च, ये बड़ा ही अच्छा मतलब कि आनंददायक दिन है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और इसी बीच में एक स्टूडेंट ने कंसर्न जाहिर किया कि सर आपके पैर में जो चोट लगा था अब तो वो सही है, लेकिन उसकी वजह से जो इंजेक्शन लगा है वो ज़रूर दर्द दे रहा है, ठीक है। पैर का चोट तो खैर सही है। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। निश्चित तौर पे आपकी कामयाबी आपके ऊपर, आपके इरादों के ऊपर डिपेंड करती है। तो शुरुआत करते हैं आज का जो खास करंट अफेयर है और देखते हैं कि आज क्या होगा। तो 1 तारीख को हम लोग करेंगे पूरे मतलब कि महीने का रिवीजन। आज देख लेते हैं जल्दी जल्दी डिटेलिंग वाला कि मतलब देख लिया जाए आज क्या क्या कैसा कैसा रहा, ठीक है ना। चलो आओ, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का स्थापना 30 मार्च को मनाया जाता है। मैं क्या कहा था भैया, मतलब तो भैया आज है आपके गौरवान्वित राजस्थान का राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान डे 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, जो कि भारत का मतलब यूं कह लें कि सबसे मतलब प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के मैटर में, राजवंशों के मैटर में, पुरुषार्थ के मैटर में, साहस के मैटर में जो राज्य रहा वो राजस्थान रहा है और रहेगा। तो राजस्थान दिवस आपको 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान को पहले राजपूताना टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 30 मार्च 1949 के बाद इसे राजस्थान के रूप में मान्यता मिली। आप अगर इसके नाम में भी देखो तो राजस्थान, राजाओं का स्थान रहा राजस्थान। तो 1949 में 4 राज्य जो उस समय के जब एकीकरण हुआ, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गए। नहीं, ये अलग अलग एरिया थे, हर जगह की अपनी देसी रियासतें थी। आप जानते ही हो कि बंटवारे के समय रियासतों के रूप में हम लोग थे, फिर सरदार पटेल जी का जो अथक प्रयत्न रहा उसके द्वारा सब कुछ एक हुआ, तो आज हम बृहद राजस्थान के रूप में जाने लगे। अगला पॉइंट, कुछ अन्य राज्यों का स्थापना दिवस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस कब और किसका मनाया जा रहा है। अगले पॉइंट पे आएंगे तो ये रहेगा अगला, अनुभवी खिलाड़ी कोलिंस ओबुया ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस टीम से जुड़े हुए हैं। कोलिंस ओबुया केन्या के अनुभवी खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी इसी जब आईपीएल का लोग आनंद ले रहे हैं उस दौरान संन्यास की घोषणा की है। तो आईसीसी पुरुष विश्व कप 2003 में इन्होंने केन्या के लिए खेला है और 2001 में डेब्यू किया था, और अब ये क्या किए हैं कि 2024 में, तो 1 से 24 23 वर्ष कोलिंस ओबुया खेले केन्या क्रिकेट टीम के लिए और अब संन्यास की घोषणा कर दी है। 2044 एक दिवसीय रन बनाया है इन्होंने, मतलब एक दिवसीय रन के साथ वनडे प्रारूप में 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट, हाल फिलहाल में जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, भारत ने हाल ही में 3.7 अरब डॉलर की लागत से, ठीक है ना, 3.7 अरब डॉलर। आज जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है, आज मैं डायलेमा में रह गया।
मतलब देखो मैं ना चीज़ों को बड़ा खुल के बात करता हूँ। अब आज तुम हमको पढ़ाते हुए देखोगे या सुनोगे तो लगेगा आज सर कम डिफाइन किए क्या। अब उसका एक कारण ये है कि आज सैटरडे हो गया। अब मैं मन में था कि आज रिवीजन रहेगा वीकली या फिर 1 तारीख को कराऊं। इस उहा बेन में मैं आज इसका डिटेलिंग ही नहीं वो कर पाया, क्योंकि करेंट अफेयर में बड़ा खुल के कहता हूँ। आपको पढ़ाने से पहले 1.5-2 घंटा मैं इनको अच्छे से पढ़ता हूँ कि भाई इसमें क्या है, क्या बोलना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए आज बस हो गया 20-25 मिनट ही चल पाएगा और आपको आंसर बता दूंगा और क्या कर पाऊंगा। तो बल्कि मुझे कई बार लोग कहते हैं जो तुम इतना ईमानदारी से स्टूडेंट को बोल देते हो ना, सबके सगे नहीं होते हैं, तुमको अपना चुपचाप पढ़ा के हट लेना चाहिए। मगर क्या मिलेगा, अब जो मन में है वो सामने आना चाहिए कि नहीं यार नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं हो पाया, मेरे कन्फ्यूजन की वजह से नहीं हो पाया। खैर सबका बदला ले लेंगे कल परसों वाली क्लास में, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे आएंगे। कैमिला कैरम के साथ किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखो वैसे मैं ईमानदारी से बताऊं तो ऐसा तो नहीं पूछने वाला है सह अध्यक्ष, अध्यक्ष के इतने क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिर भी PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जो सह अध्यक्ष चुना गया है, ये भारत के लिए एक बड़ा मतलब कि क्या कह सकते हैं, एक अच्छा मूवमेंट है। ये हैं आपके कैमिला कैरम जी और इनके साथ चुना गया है PR श्रीजेश जी को सह अध्यक्ष के रूप में। अगला पॉइंट आपके लिए अच्छा PR श्रीजेश के बारे में 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। 2016 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ठीक है ना, बताइएगा। ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ये किया गया है राजस्थान में। हम लोग 30 मार्च राजस्थान दिवस भी मना रहे हैं। अगर आप देखें तो ये कुछ मंदिर ऐसा आपको प्रतीत होगा, ये ओम दिख रहा होगा ना, मतलब अब पता नहीं आपका उधर से देखने पर क्या व्यू है, लेकिन ये क्लियर ओम आपको दिख रहा होगा। तो दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। लेकिन अच्छा है ना, देखो एक यहाँ बड़ी मंदिर, एक यहाँ और एक यहाँ पे, मस्त हो गया ना। ऐसे मंदिर बने, अब इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए लेकिन बड़ा मज़ेदार है। तो भैया आज राजस्थान दिवस पे राजस्थान के लोगों को ये बड़ा अच्छा मिला। आपसे पेपर में ये पूछ सकता है किस शैली में बना है। वैसे भी उत्तर भारत में ऑलमोस्ट नागर शैली ही बनी रहती है। 250 एकड़ में फैला है और भगवान महादेव की 1008 मूर्तियाँ और 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ स्थान दिया गया है, रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके ध्यान रखने वाली हैं। अगला पॉइंट, कुछ प्रसिद्ध मंदिर की बात कर लें। ये मैंने वो मंदिर का कलेक्शन यहाँ पे रखा है जो पिछले 5 सालों में SSC और जो 2018 वाला रेलवे हुआ था एग्ज़ाम, 1 लाख सवा लाख जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछे हुए हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट या मतलब जो भी आपको लगे, मैं एक बार हट जाता हूँ तो ये आपको ना जैसे होता है ना प्रीवियस 5 ईयर पेपर का वो देख लें हम कि भैया कहाँ से पूछा है। ये प्रीवियस 5 ईयर SSC रेलवे के पूछे गए इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं जिनको मैंने एक जगह, ठीक है ना, मतलब कर दिया है। अगला पॉइंट पाएंगे, प्रसिद्ध गुरुलिंगा काप्से का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। गुरुलिंगा काप्से की बात की जाए तो ये लेखक हुआ करते थे। गुरुलिंगा काप्से लेखक हुआ करते थे। आपकी नहीं यार प्रकाश जी, नहीं मेरे भाई, आज वो 11 बजे जुगलबंदी नहीं होगी, वो कुछ वजहों से नहीं होगी। 11 बजे सर का रेगुलर क्लास चलता है, बुक वगैरह है आज लॉन्चिंग, तो वो इंग्लिश की चलेगी। आज 11 बजे मेरी कोई जुगलबंदी नहीं है, ठीक है ना। तो गुरुलिंगा काप्से लेखक हुआ करते थे। इन्हें भारत का पहला स्वदेशी अच्छा, गुरुलिंगा काप्से का 96 वर्ष के आयु में निधन हो गया। ये लाइन अलग है, इसको अलग रखना,
इनके चित्र को ध्यान देना, ठीक है ना। तो गुरुलिंगा काप्से का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। अगले पॉइंट पे आएंगे तो ये हाल फिलहाल के कुछ निधन जिसमें डॉक्टर प्रभा अत्रे का आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुमित माल्यान, सोमेंदु वांगची, कमल किशोर, प्रतिभा अवस्थी। तो ये नियुक्त किया गया है कमल किशोर जी को। यूनाइटेड नेशन में जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की टीम है उसमें इनको नियुक्त किया गया है महासचिव के रूप में। ये हैं आपके कमल किशोर जी जो यूनाइटेड नेशन में नियुक्त हुए हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एज अ महासचिव, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेस जी, वो इसकी क्या किए हैं, पुष्टि किए हैं कि 55 वर्षीय कमल किशोर अब UNDRR में सहायक महासचिव के पद पर नियुक्त किए जा रहे हैं। खैर, अगर हम लोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्थापना 1 दिसंबर 1999 को। सीताराम मीणा को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीताराम मीणा को भारतीय राजदूत के रूप में। सीताराम मीणा नाइजर। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है कि पिछले एक हफ्ते से रोज एक राजदूत नियुक्त किए जा रहे हैं, रोज एक राजदूत। तो इस हिसाब से ईमानदारी से कहें तो एक द 10 मिनट शो इसके ऊपर बनता है ना, एक द 10 मिनट शो कि पिछले अगर हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और अब अप्रैल आ जाएगा, इन्हीं 4 महीनों का, इधर नवंबर का ले लो, दिसंबर का, 6 महीनों के खाली राजदूत पढ़ लें तो उम्मीद है कि 1 नंबर हम लोग को किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। 15-20 क्वेश्चन पढ़ लें तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आज 30 मार्च है, कल संडे हो जाएगा। वैसे कल भी आपकी क्लास चलने वाली है जो मुझे उम्मीद है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कल संडे को भी मैं लाइव रह सकता हूँ, टॉप 100 या कुछ ऐसा रिवीजन टाइप का, तो इस पे एक करूँगा, ठीक है ना। नहीं फ्यूचर जी, नहीं है मेरी भैया जुगलबंदी क्लास, आज कोई भी मेरी आज जुगलबंदी क्लास नहीं है। तो इसका राइट, सीतारमण मीणा को नाइजर में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले पे अब देखो, ये सब लोग नए नियुक्त हैं कि नहीं? अब एक और भी बहुत सारे हैं। तो एक दिन क्या करेंगे कि हम लोग एकदम द 10 मिनट शो इसके ऊपर कवर कर लिया जाए ताकि तुम लोग को इसकी PDF भी एक जगह मिल जाएगी। तो कल संडे है, मंडे को 1 तारीख को हम लोग इसका पूरा द 10 मिनट शो एक कवर करेंगे। ये एक बहुत है, और एक ये इंडेक्स और रैंक, ये 2 टॉपिक हैं जो मेरे मन में चल रहे हैं जिनका द 10 मिनट शो आप लोगों के लिए करना है, राजदूत और इंडेक्स और रैंक। चलो, तो ये मैं देख लूंगा 1 और 2 तारीख को। सरफुद्दुल्ला इब्न साहिद किस देश के पहले एम्पायर बन गए जिन्हें हाल ही में ICC एलिट पैनल में शामिल किया गया है? आज तक अफगानिस्तान से कोई ICC के एलिट पैनल में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन सरफुद्दुल्ला इब्न साहिद ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बन गए हैं। और ये बांग्लादेश के लिए सैफुद्दुल्ला 2006 से अंतर्राष्ट्रीय पैनल में हैं और उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जनवरी 2010 में मीरपुर में बांग्लादेश और श्रीलंका के वनडे मैच में थी। अभी तक ये 10 टेस्ट, 63 वनडे और 44 T20 में अंपायरिंग कर चुके हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे, देखते हैं। अब ये वो एम्पायरों का नाम है जो मतलब इम्पॉर्टेंट है। भारत की तरफ से देखो नितिन मेनन, ज़्यादा सब किधर से हैं? उधर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इधर से ज़्यादा दिख रहे हैं, अफ्रीका से। भारत से एक दिख रहा है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात की जाए तो दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ठीक है ना, दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका की है। हाल ही में किसे लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी। आज के क्वेश्चन भी मजेदार मुझे नहीं लग रहा, मैं सच बताऊं तो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हाँ, इसको जरा देखो तो, ऋतुराज अवस्थी जी ये हैं लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला देखेंगे,
निम्न में से किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी, ठीक है ना। ये हम लोग कल किए थे, इस क्वेश्चन को हम लोग कल पढ़ लिए थे, नहीं NIA, CRPF, NDRF और इनको हम लोग पढ़े थे। अगला पॉइंट आएंगे, अगला पॉइंट देखेंगे क्या है। अच्छा, ये हम लोग कल पढ़े थे इनमें से, अब ये दोहरा लो। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है? विश्व पियानो दिवस कल बीते हुए दिन 29 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 29 मार्च को वर्ल्ड पियानो डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर 900 साल पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज की गई? 900 साल पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज गंगापुरम में की गई है, ठीक है। गंगापुरम में 900 साल पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज की गई है। ये जो हमारी टीम थी आपके भारतीय पुरातत्व विभाग की, उन्होंने, अच्छा कई बार आपके सामने भी ऐसे पत्थर उत्थर शिलालेख आते होंगे, लेकिन हम लोग अपने गांव देहात शहर में इग्नोर मार देते होंगे। जब पहुंचे वहां पुरातत्व विभाग की टीम तो कहते अरे ये तो 900 साल पुराना चालुक्य शिलालेख के समय का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तेलंगाना के महबूबनगर जिला में गंगापुरम नामक जगह पड़ता है, वहाँ पे इसकी खोज की गई है। और ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख को 8 जून 1134 को कल्याण चालुक्य सम्राट भूलोक कमल्ला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलप तृतीय के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। कि मतलब वो रोड पे लगा दिया गया था कि भैया अगर जाओगे तो सीमा शुल्क दोगे। इसमें भगवान सोमनाथ के एक दीपक और धूप के लिए टोल टैक्स की छूट दर्ज की गई है कि भैया कि टोल टैक्स की यहाँ पे छूट है। अगला, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चालुक्य वंश वालों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। और चालुक्य अलग अलग रहे, कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश और वेंगी के चालुक्य वंश। हिस्ट्री में अक्सर इनके फाउंडर का नाम पूछता है, ठीक है ना। हिस्ट्री में अक्सर इनके फाउंडर का नाम पूछता है, तो वो आप हिस्ट्री में देखेंगे। खैर, अब ये देखो, कल्याणी के चालुक्य वंश, इन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है और इसकी स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। इस वंश के प्रमुख राजाओं का नाम मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। वातापी के चालुक्य वंश, कई बार पूछा है कि वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके वेंगी के चालुक्य वंश, तो इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन हुआ करता था। तो मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं कि ये जो तीनों मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कल्याणी के चालुक्य वंश, आज मुझे, मैं ईमानदारी से बताऊं तो तुम लोग तो ये मुझे जानते हो कि हिस्ट्री का कोई बात आए, पॉलिटी का, तो मैं उसको कितना डिफाइन कर सकता हूं। लेकिन अब आज चूंकि मैं नहीं किया तो मैंने इसीलिए PDF में दे दिया कि कम से कम अगर आज मैं थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ या कम बोल पा रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट इसको पर्याप्त बोल सकें, ठीक है, मतलब समझ सकें। इसलिए आज मैं थोड़ा सा डल हो गया कि ठीक है कोई बात नहीं। और तो आज कितने क्वेश्चन रहे भाई? 13 क्वेश्चन ही रहे। अब 29 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं। जिनेवा में आयोजित 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक भारत का नेतृत्व किसने किया? सर हरिवंश नारायण सिंह जी ने किया। निम्न में से किसके द्वारा फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड? सर ये डी ऑप्शन S रमन। अच्छा, यहाँ पे रुक के मैं एक बात बोलूँगा। जैसे तुम लोग, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, तो एक बात तुम लोग को, एक प्रैक्टिकल बड़ा अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको भी। जैसे आज क्या टीचर को ये नहीं पता होता है कि आज उसने कैसा बच्चों को पढ़ाया या अपने छात्रों को, दोस्तों को? हमेशा एहसास होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं या स्टूडेंट भी बदलाव नहीं चाहते। जैसे देखो, आज हम कम पढ़े, हमको ना तुमसे ज्यादा मन में रिगर्ट है, सच बताऊं तो, कि यार आज मजा नहीं आया, वो बात नहीं आई क्लास में। तो हमेशा एक बात याद रखा करो, कोई भी टीचर इंक्लूडिंग मी, कोई भी आपके बड़े भाई बहन अगर आपको कभी पढ़ा रहे या आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर आपका मन सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। और हम इसीलिए, जैसे मेरे मन में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं रोक ही नहीं पाता हूँ अपने मन में बात को। मैं तुरंत बोलता हूँ कि नहीं यार आज मज़ा नहीं आ पाया, आज वो बात नहीं आ पाई। अब ये मेरे जो भड़ास है ना, ये कब निकलेगा? जब मैं शाम 7 बजे जम के 1 घंटा आज पढ़ा दूं या अगले दिन का करंट अफेयर खूब जम करके समझा दूं, तब आत्मा को मेरे शांति मिलती है कि भैया अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ तो दे देंगे, पीडीएफ 1-2 घंटे के बाद, लेक्चर के 1-2 घंटे के बाद आप लोगों को इसी लेक्चर के नीचे मिल जाएगा। हाल ही में आयोजित बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन, हरियाणा ने जीता है। दिनकर अस्थाना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनकर अस्थाना जी गाम्बिया के। कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहा है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब भाग ले रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सी ऑप्शन, अर्थशास्त्र से। निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? वैसे ओवरऑल तो नीदरलैंड है विश्व में, 2001 में ही मान्यता दे दिया था, लेकिन फिलहाल दक्षिण पूर्व एशियाई आपके जो देश बना है थाईलैंड। अगला, अभी हाल ही में मेदीन पोया नामक उत्सव किस देश में मनाया गया है? ए ऑप्शन, श्रीलंका। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सी ऑप्शन, पीयूष आनंद। स्टार्ट 2024 नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? सर छात्रों के लिए इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, इसरो के द्वारा। और ये सारी चीजें हैं। अब आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अड्डा मंथ का लास्ट चल रहा है, हर चीज़ पे आपके लिए डबल वैलिडिटी अवेलेबल है। अगर आप कोई कोर्स महापैक लेते हैं तो आपके लिए कोई कूपन कोड है Y182, जिससे 80% आपको ऑफ मिल जाएगा लगभग। और अगर आप कोई किताब खरीदते हैं या टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, बुक और टेस्ट सीरीज के लिए आंख बंद करके कूपन कोड Y182S लगा देना। जितना हर कूपन कोड पे मिलता होगा उससे 1% ज़्यादा ही मिल जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। अड्डा के ऐप पे को मतलब लगा के देखिएगा कि भैया आप बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि चीज़ें होती हैं, तो Y182S पे सभी कूपन कोड पे लगभग समान छूट होता है यार। अब बस इसमें जैसे कि चाहे आप अतुल सर का कूपन कोड उपयोग करें, पवन सर जी का, मेरा, अक्षय सर जी का, सानू सर जी का, नवदीप सर जी का, पूरे अड्डा में कोई भी कूपन कोड उपयोग करिए, सब सही है, सब अच्छे हैं, सबके छूट है। अब ये रहता है कि जैसे Y182S तुमने किताब के लिए उपयोग किया, जैसे वो ये अब ये पवन सर की किताब देखो ये, तो इस पे भी आप Y182S कूपन कोड लगाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगी जितनी मैक्सिमम है, ठीक है। तो कभी भी कोई किताब लेनी हो, अब इससे होगा क्या कि ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी कि आपने ये किताब ली या आपने कोई बैच Y182 से लिया, बस इससे ज़्यादा मैं और क्यों, ठीक है ना।